1916 में लखनऊ रिपोर्ट में हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए अलहदा वोट का हक माना था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की 1/3 सीट्स भी मानी थी और 1928 की नेहरू रिपोर्ट में इन दोनों को ही मुस्तरद कर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए अलहदा वतन का तस्वर पेश कर दिया। 1937 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कायद-ए-आज़म को 2 खतूत लिखे। दूसरे ख़त में लिखा कि पूरे बरतानवी हिंदुस्तान में तन्हा आप ही की ज़ात है जिसकी तरफ मुसलमानों की निगाहें मुहाफ़ज़त और रहनुमाई के लिए उठती हैं, और दूसरा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारी इजाज़त के बगैर काबिल कबूल नहीं होंगी। और तीसरी सबसे अहम नकात कि जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर अलहदा रियासतें बना दी जाएँ। कुदरतुल्लाह शाहब अपनी किताब में लिखता है, 1.5-2 बरस बाद जब जंग का पांसा पलटना शुरू हुआ और बरतानिया का पल्ला भारी दिखाई देने लगा तो गांधी जी ने भी अपना पैंतरा बदला। जब बरतानिया शिकस्त खा रहा था तो गांधी जी जंग के बाइकॉट का प्रचार इस असूल की बिना पर कर रहे थे कि जंगो जदाल अहिंसा परम धर्म के मुनाफी है, लेकिन लड़ाई का नक्शा बदलते ही अहिंसा का असूल भी मोम की नाक की तरह मुड़ गया। मुतालबा पाकिस्तान के मतलब गांधी जी का यह मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान एक अटूट और नाकाबिले तकसीम इकाई है। इसको तकसीम करना गौ माता का जिस्म काटने के मुतरादफ़ है और जराही का ये अमल भारत माता पर करने से पहले उनकी लाश पर करना होगा। आज़ादी से 3 माह कबल जमीयत उलमा हिंद के सदर ने कायद-ए-आज़म को लिखा कि तमाम मुसलमान जमातों का एक जलसा होना चाहिए जहां पर यह तय किया जा सके कि मुसलमानों का मुतालबा क्या है। कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि आप मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर लें, मुतालबा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया और साथ ही ये दर्स भी दे गया कि मुसलमान ना तो हिंदुओं पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही ब्रिटिश पर, बल्कि इन्हें तने तनहा अपने हकूक़ के लिए आगे बढ़ना होगा। आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश ने 1919 में दिया था। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन का ऐलान किया कि हम 1929 या 1930 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को देंगे। मार्च 1927 में मुसलमान दिल्ली में जमा हुए और नए कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए अपनी प्रपोजल्स पेश की। इनको दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स के नाम से जाना जाता है। पंजाब में मुसलमानों की आबादी 55% थी। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 56% थी। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में ये पेश किया गया कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी रखी जाए। इन 2 सूबों में किसी मिनॉरिटी को कोई वेटेज नहीं दी जाएगी। सिंध को बम्बे से अलहदा कर दिया जाए और अलहदा सूबा बना दिया जाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाएं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को 1/3 सीट्स दी जाएं, यानी 33% इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए। अगर ये तमाम डिमांड्स पूरी होती हैं तो मुसलमान अलहदा वोट का हक छोड़ देंगे। ये शर्त थी कि ये डिमांड्स पूरी हों तो फिर मुसलमान अलहदा वोट का हक छोड़ देंगे। ब्रिटिश ने अगला कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को देने के लिए सर जॉन सिमन की सरबराही में एक कमीशन भेजा जिसको दी सिमन कमीशन कहते हैं। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने इस सिमन कमीशन से बॉयकॉट किया, जबकि मुस्लिम लीग का एक और ग्रुप था जो सर मोहम्मद शाफी के अंडर था, उसने इस सिमन कमीशन से तावन किया। कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ ये था कि हम दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एक मुतफ़िक़ा चार्टर इंडिया का देंगे, इसलिए इस सिमन कमीशन से बॉयकॉट किया। 1927 में सिमन कमीशन इंडिया में आया और 1928 में मोतीलाल नेहरू की सरबराही में 10 मेंबर्स ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू भी शामिल था। इस रिपोर्ट में वो जितना मुसलमानों को पीछे धकेल सकते थे या जितना नुकसान पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया। इस रिपोर्ट की चंद अहम दफ़ात ये हैं कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट होगी, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को इनकी आबादी के लिहाज से सीटें नहीं दी जाएंगी, बल्कि वो सूबे जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है यानी अक्सरियत हिंदुओं की ज़्यादा है, वहां मुसलमानों को इनकी आबादी के लिहाज से सीट्स दी जाएंगी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को 1/3 सीट्स नहीं दी जाएंगी।
सिंध को बम्बे से अलहदा कर दिया जाए, बशर्तीका ये कि वो अपने अखराजात खुद उठाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में कुछ कानूनी शराइत के तहत तब्दीलियाँ की जाएँ और अलहदा वोट का हक़ मुसलमानों का ख़त्म कर दिया जाए। 1916 में लखनऊ रिपोर्ट में हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए अलहदा वोट का हक़ माना था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की 1/3 सीट्स भी मानी थी और 1928 की नेहरू रिपोर्ट में इन दोनों को ही मुस्तरद कर दिया। यानी कहें आप कि वो अपने कौल से ही फिर गए, जो पहले उन्होंने अहद किया था वो अहद के ख़िलाफ़ चले गए। 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के मुखालिफ अपने 14 नुकात पेश किए। इन 14 नुकात को मुस्लिम हकूक़ का चार्टर भी कहा जाता है। इनकी चंद अहम दिफ़ात ये हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को 1/3 सीट्स दी जाएँ, मुसलमानों को अलहदा वोट का हक़ दिया जाए, पंजाब और बंगाल की सरहदें तब्दील नहीं की जाएंगी क्योंकि ऐसा करना मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील कर सकता था। सिंध को अलहदा सूबा बना दिया जाए। बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाएं। अब आप गौर से देखें तो नेहरू रिपोर्ट और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात एक दूसरे के मुखालिफ आकर खड़े हो गए हैं। हिंदू मुसलमानों को इनके जायज़ हकूक़ से महरूम कर रहे हैं, जबकि मुसलमान अपने जायज़ हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं। ये डेडलॉक बरकरार रहता है और सिमन कमीशन इसको रिजॉल्व किए बगैर हिंदुस्तान से नाकाम लौट जाता है। जहाँ पर हिंदू मुसलमानों के जायज़ मुतालबात मानने से इनकार कर रहे थे और मुसलमानों को उनके हकूक़ देने से इनकार कर रहे थे, वहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए अलहदा वतन का तस्वर पेश कर दिया। ये पेशगोई थी या यकीन की बात थी? मुझे लगता है कि ये पेशगोई नहीं थी, क्योंकि पेशगोई तो वहाँ की जाती है जहाँ पर चीज़ें एक सिमत में चल रही हों, लेकिन जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल बिखरी पड़ी हों वहाँ पर पेशगोई नहीं की जाती, बल्कि यकीन से ही कहा जाता है। और इकबाल ने यकीन से कहा कि मुसलमानों की आखिरी मंजिल एक अलहदा वतन है। इकबाल ने मुसलमानों की फ़िक्र को निखारा और क्लैरिटी दी और कहा कि हम 7 करोड़ मुसलमान हैं, इंडिया की किसी कौम से भी ज़्यादा बराबरी का दर्जा रखने वाले। यानी हम रंग, नस्ल और कौम की बना पर तकसीम नहीं हैं और मुसलमान ही सिर्फ वो कौम है जिन्हें कौम के जदीद लफ्ज़ में सही बयान किया जा सकता है। अगरचा हिंदू हमसे हर लिहाज में आगे हैं, लेकिन जो बराबरी इस्लाम ने आपको फ्री में दी है, हिंदू अभी तक इसको हासिल करने से कासर हैं। और साथ ही 2 नेशन थ्योरी की भी बुनियाद रख दी और कहा कि मुसलमानों को बग़ैर किसी शक व शोबे के ये ऐलान करना चाहिए कि मुसलमान अपने आप को अलहदा कौम समझते हैं और इनके साथ अलहदा पहचान के साथ ही रहना चाहते हैं। और साथ ही अलहदा वतन का तस्वर भी पेश कर दिया और कहा, मैं चाहता हूँ बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एक रियासत की सूरत में मुत्तहिद हो जाएं, ब्रिटिश एम्पायर के ज़ेर असर या ब्रिटिश एम्पायर के बगैर। मुझे कम से कम इन सूबों का मुस्लिम रियासत बनना मुसलमानों की आखिरी मंजिल मालूम होता है। इकबाल ने ना सिर्फ तस्वर पेश किया पाकिस्तान का, बल्कि मुसलमानों की फ़िक्र को भी निखारा पाकिस्तान के लिए और कहा, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे 2 रकत के इमाम। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नदां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मुख्तलिफ प्रपोजल्स की वजह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को ना मिल सका और सिमन कमीशन इंडिया से नाकाम लौटा। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए ब्रिटिश ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जमातों के रहनुमाओं को दावत दी गई ताकि बातचीत के ज़रिए से एक मुतफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया जा सके। 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग की तरफ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सर शामी वगैरह शामिल थे और दूसरी तरफ से कांग्रेस के रहनुमा भी शामिल थे। लेकिन बातचीत इस पे नाकाम हुई कि कायद-ए-आज़म के 14 नुकात कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। 7 समंदर पार करके सत्य और अहिंसा की ज्योत जगाने बापूजी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन आ पहुंचे।
दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में मुनक़द हुई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंतकाल कर चुके थे और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जगह अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शामिल किया गया। ये कॉन्फ्रेंस 2 नुकात की वजह से नाकाम हुई। कांग्रेस ने मुसलमानों के 2 हकूक़ मानने से इनकार कर दिया। एक अलहदा वोट का हक़ कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया और दूसरा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की नुमाइंदगी और कैबिनेट में मुसलमानों की नुमाइंदगी कितनी होगी, इस पर मामला अटक गया और कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। अगस्त 1932 में ब्रिटिश ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। इसमें ब्रिटिश ने तमाम कौमों, जिसमें सिख, मुसलमान और दूसरी शेड्यूल्ड कास्ट भी शामिल थीं, उनको अलहदा वोट का हक़ दे दिया। कांग्रेस इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। गांधी जी ने मौत पर रोज़ा रख लिया और जैसे ही गांधी जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो हिंदुओं की शेड्यूल्ड कास्ट ने अपना अलहदा वोट का हक़ छोड़ दिया। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं की तमाम शेड्यूल्ड कास्ट ने अपना अलहदा वोट का हक़ छोड़ दिया, जबकि मुसलमानों ने अलहदा वोट का हक़ जारी रखा और ब्रिटिश ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दे दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंग्लैंड में ही स्टे किया। 1930 से 1935 तक वहाँ प्राइवी काउंसिल में प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुसलमान लीडरों के असरार पर 1935 में वापस हिंदुस्तान आए और जमात की क़यादत संभाली। 1937 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कायद-ए-आज़म को 2 खतूत लिखे। दूसरे ख़त में लिखा कि पूरे बरतानवी हिंदुस्तान में तन्हा आप ही की ज़ात है जिसकी तरफ मुसलमानों की निगाहें मुहाफ़ज़त और रहनुमाई के लिए उठती हैं। मुख्तार मसूद अपनी किताब आवाज़ दोस्त में लिखता है कि अल्लामा इकबाल की इस राय को मैं पेशगोई का दर्जा नहीं देता, बल्कि ये तो हक़ शनासी की वो मंजिल है जहाँ मुर्शद किसी ममूर मिन अल्लाह को पहचान लेता है और ख़ुद शनासी में उसकी मदद और रहनुमाई करता है। 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 1771 सीटों में से 750 सीटें जीत लीं। 491 मुस्लिम सीटों में से भी कांग्रेस ने 26 सीटें जीत लीं, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी चूँकि ये अभी इतनी ऑर्गेनाइज्ड जमात नहीं थी। मुस्लिम लीग ने 491 सीटों में से सिर्फ 106 सीटें जीतीं। पंजाब में सिर्फ 2 सीटें जीतीं और उनमें से भी 1 सीट छोड़कर यूनियनिस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर गई। कांग्रेस ने 11 सूबों में से 9 सूबों में अपनी हुकूमतें बनाईं, जबकि 5 सूबों में तो कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी। यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, इनमें वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी और बाकी 4 सूबों में कांग्रेस ने कोalition गवर्नमेंट बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने हुकूमत बनाई, सिंध में यूनाइटेड पार्टी ने हुकूमत बनाई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर खुदाई खिदमतगार पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग सिर्फ एक कोalition गवर्नमेंट का बंगाल में हिस्सा थी। कांग्रेस ने वजारतें बनाने के 4 माह बाद भी अपने ओहदों पर काम शुरू नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि ब्रिटिश हमें यकीन दिलाए कि गवर्नर हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ब्रिटिश ने यकीन दिलाया कि गवर्नर तुम्हारी हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने चार्ज संभाला और अपने एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, देवनागरी को ऑफिशियल स्क्रिप्ट करार दे दिया, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी, बच्चों के लिए ये ज़रूरी कर दिया कि वो गांधी जी की तस्वीर की पूजा करें। मुसलमान मस्जिद तमीर नहीं कर सकते थे। कांग्रेस के झंडे को नेशनल फ्लैग का दर्जा दे दिया गया। बंदे मातरम जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ गाना था, उसको मुल्क का कौमी तराना बना दिया गया। कांग्रेस ने वर्दा तलीमी स्कीम के ज़रिए नई एजुकेशनल पॉलिसी मुतारफ़ करवाई। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को इनके नज़रिए से दूर किया जाए और इनको बावर करवाया जाए कि हम सब एक ही कौम हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने सेंट्रल प्रोविंस और बिहार में विद्या मंदिर स्कीम मुतारफ़ करवाई। इसके तहत एलिमेंट्री लेवल तक बच्चों के लिए मंदिर की तलीम ज़रूरी करार दे दी गई। एलिमेंट्री लेवल मीन 1 क्लास से 6 क्लास तक बच्चों के लिए 2 सूबों में मंदिर की तलीम को ज़रूरी करार दे दिया गया। और बाज़ कांग्रेस के रहनुमा तो ये कहते थे कि आपने हम पर 700 साल तक हुकूमत की है, अब हम इसका बदला आपसे लेंगे।
और इसके अलावा गैर मुस्लिमों को नौकरियों में भी प्रेफरेंस मिलने लगी। कांग्रेस की ये सारी कारस्तानियाँ दी पीरपो रिपोर्ट, दी फजले हक रिपोर्ट, दी शरीफ रिपोर्ट में दर्ज हैं। खुदा की करनी ऐसी हुई कि 1939 में दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हो गया और इंडिया के वायसराय ने बगैर पॉलिटिकल लीडरों से मशवरा किए इंडिया को भी दूसरी जंग अजीम में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने यह मौक़िफ़ दिया कि हम ब्रिटिश का साथ देंगे अगर ब्रिटिश हमें फ़ौरन ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दे, यानी इक़्तिदार हमें मुंतकिल कर दे, तो हम ब्रिटिश का दूसरी जंग अजीम में साथ देंगे। ब्रिटिश ने इनकार किया। कांग्रेस ने अपनी वजारतों से इस्तीफ़े दे दिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस मुसलमानों को मनाने को कहा। हिंदुओं का मुसलमानों पर 27 महीने हुकूमत करना तारीख़ का बुरा तरीन तजर्बा था, जिससे हिंदुओं के चेहरों पर से ना सिर्फ बगल में छुरी मुंह में राम राम का नकाब उतरा, बल्कि इसने मुसलमानों को ये भी शौर दिया कि अगर ये मुस्तकिल तौर पर हम पर हुकूमत कर लेते हैं तो ये तो हमारी शनाख्त ही ख़त्म कर देंगे। कभी ये अपनी गाय माता को हम पर मुसल्लत करेंगे, कभी अपना मज़हब मानने पर हमें मजबूर करेंगे और कभी मस्जिदों के सामने बाजे बजाएंगे। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए 22, 23 और 24 मार्च 1940 में करारदाद लाहौर हुई, जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और ये रेजोल्यूशन पास किया कि 1935 का ये मॉडल हमें काबिल कबूल नहीं है और दूसरा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारी इजाज़त के बगैर काबिल कबूल नहीं होंगी। और तीसरी सबसे अहम नकात कि जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर अलहदा रियासतें बना दी जाएँ। नॉर्थ वेस्ट यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ईस्ट। करारदाद लाहौर में किसी जगह पर भी पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसको ये नाम मुखालफों ने दिया और मुखालफों ने ही इसे करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर किया। 1940 और 1941 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी ताकि ब्रिटिश पर एक प्रेशर बनाया जा सके। इंडियन सिविल सर्विस कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखता है कि गांधी जी एक मंजे हुए सियासतदान की तरह वक्त और हालात के तहत अपना पैंतरा बदलते रहते थे। 1942 में जब बरतानिया को जर्मनी और जापान का तो शिकस्त हो रही थी तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ कर दिया और मुतालबा किया कि अंग्रेज़ हमें इक़्तिदार दे और यहाँ से चला जाए। जब किसी ने पूछा कि अगर वाकई ही अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो इक़्तिदार किसको देकर जाएंगे, तो गांधी जी के चेलों ने जवाब दिया, टू गॉड आर अनारकी, खुदा या तवाइफल मलूकी। और तवाइफल मलूकी में मौजें अक्सरियत कौम ही की थी और अक्सरियत कौम हिंदू थी। मार्च 1942 में ब्रिटिश ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरबराही में एक नया वफद भेजा ताकि दूसरी जंग अजीम में इंडिया की सपोर्ट हासिल की जा सके। ये वफद नए कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान के साथ आया। क्रिप्स ने तजावीज़ पेश की कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस करार दिया जाता है, यानी इंडिया आज़ाद होगा लेकिन वफादारी ब्रिटिश के साथ रखेगा और ब्रिटिश इसके रोज़मर्रा की हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा और जो सूबे यूनियन में ना रहना चाहें वो अपनी अलहदा यूनियन बना सकते हैं। कांग्रेस ने सूबों की अलहदा यूनियन पर खूब तनकीद की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बलीज़ बनाने का मुतालबा किया। कोई पार्टी भी एक पेज पर नहीं थी, इसलिए यह भी प्लान फेल हो गया। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखता है, 1.5-2 बरस बाद जब जंग का पांसा पलटना शुरू हुआ और बरतानिया का पल्ला भारी दिखाई देने लगा तो गांधी जी ने भी अपना पैंतरा बदला। जब बरतानिया शिकस्त खा रहा था तो गांधी जी जंग के बाइकॉट का प्रचार इस असूल की बिना पर कर रहे थे कि जंगो जदाल अहिंसा परम धर्म के मुनाफी है। लेकिन लड़ाई का नक्शा बदलते ही अहिंसा का असूल भी मोम की नाक की तरह मुड़ गया। गांधी जी ने अब ब्रिटिश को ये पेशकश की कि अगर आप हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान करते हैं और इक़्तिदार फ़ौरन मुंतकिल करते हैं तो जंग के हर शोबे में आपके साथ पूरा तामन किया जाएगा। गांधी जी की अहिंसा का असूल हारते हुए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंगी बाइकॉट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। Mahatma Gandhi takes the initiative in uncertain, troubled India. At 73, still a power behind the scenes, he bluntly tells the British to get out of India. To assure world safety and victory, Gandhi says. और जीते हुए अंग्रेज़ के साथ जंगी तामन के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया। दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद
बरतानिया में लेबर पार्टी इक़्तिदार में आई। इस पार्टी के साथ कांग्रेस के गहरे मरासम थे। गांधी जी ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए गिरगिट की तरह रंग बदला और ये रट लगाना शुरू कर दी कि अंग्रेज़ों के बाद सियासी इक़्तिदार की वारस सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है। जहाँ तक मुस्लिम लीग का तल्लक है, इक़्तिदार हासिल करने के बाद हम इससे खुद निपट लेंगे। मुतालबा पाकिस्तान के मतलब गांधी जी का ये मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान एक अटूट और नाकाबिले तकसीम इकाई है। इसको तकसीम करना गौ माता का जिस्म काटने के मुतरादिफ है और जराही का ये अमल भारत माता पर करने से पहले उनकी लाश पर करना होगा। लोगों की ये ख्वाहिश थी कि दोनों अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और गांधी जी आमने सामने बातचीत के ज़रिए से हिंदू मुस्लिम फ़र्क को कम करें। 1944 में गांधी जी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़त लिखा और मिलने की दावत दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग से इजाज़त तलब की और मिलने की हामी भर ली। There wasn't very much in the way of information, but they snapped up every little scrap. I'm glad to see you, Gandhi, said Jinnah, and Gandhi replied in practically the same words. Well, that was pretty formal, but Mr. Gandhi soon altered that. ये मुलाकात 5 दिन तक जारी रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को गांधी जी ने शीशे में उतारने के लिए कहा कि मैं ना तो हिंदुओं की तर्जुमानी कर रहा हूँ और ना ही कांग्रेस की, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपसे मिला हूँ। गांधी जी सिर्फ ये चाहते थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुतालबा पाकिस्तान से पीछे हट जाएं और ये कह दें कि पाकिस्तान बनाना एक अहकमाना नज़रिया है, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि हम दो मुख्तलिफ़ कौमें हैं, ज़िंदगी के हर पहलू से हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इंटरनेशनल लॉ के तमाम ज़ावियों से हम एक कौम हैं। और मज़ीद कहा कि ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंडिया की बेहतरी भी इंडिया की तकसीम में है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गांधी जी ने कहा इंडिया एक कौम है और इंडिया को तकसीम करना पूरे इंडिया की तबाही है। अगर आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो वो इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर पहले रेफरेंडम के ज़रिए लोगों की ख्वाहिशात पूछी जाएँ और उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मुतफ़िका कमीशन बनाएगी जो तकसीम करेगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब इंडिया ब्रिटिश से आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इनको एक अलग रियासत बना दिया जाएगा। कायद-ए-आज़म ने इनकार कर दिया। गांधी जी ये चाहते थे कि मुसलमानों की किस्मत का फ़ैसला कायद-ए-आज़म हिंदू रहनुमाओं पर छोड़ दे और ख़ुद इस बात पर रजामंद हो जाए कि ब्रिटिश सारी ताकत कांग्रेस को देकर यहाँ से चला जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सियालकोट के एक प्रोफेसर असगर सुदाई ने अपने ज़माना तालब इल्मी में एक नज़म लिखी, पाकिस्तान का मतलब क्या। वो कहते हैं कि मैंने ये नज़म अपने दोस्तों की मुखालफत में लिखी जो मेरे क्लास फेलोज़ थे। वो सिख और हिंदू थे और उन प्रोफेसर्स की मुखालफत में लिखी जो गैर मुस्लिम थे, जो नज़रिया पाकिस्तान के हामी नहीं थे और मुसलमानों की जड़ें खोखली करते थे। और यही नारा मुस्लिम लीग का बना और बरसगीर के चप्पे चप्पे में गूंजने लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1 जनवरी 1944 में हिंदू महासभा का एक सालाना अजलास मुनक्कद हुआ और उसकी कार्रवाई अखबार में यूँ छपी, पाकिस्तान के जहर का तर्याक ये है कि हर नौ मुस्लिम को हिंदू बना लिया जाए और जो बच जाएं उनको शुद्धि कर दिया जाए। अगर ये काम हो गया तो पाकिस्तान का मुतालबा करने वाला ही कोई ना होगा। हिंदुओं ने अपनी अक्सरियत, तालीम, तजारत, ओहदे और अखबार सभी कुछ पाकिस्तान की मुखालफत में झोंक दिए और हमारे पास एक नहीफ इंसान की गरजदार आवाज़ थी जो कहती थी पाकिस्तान क़ज़ाए इलाही है, हिंदुओं का कोई जोश या ववेला इसे आगे पीछे नहीं कर सकता। हिंदू महासभा के सदर सावरकर ने अपने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए खुदकुशी का मुतरादफ है। अगर हिंदुस्तान की वहदत कायम रह सकती है तो हिंदू अस्करी तंजीम के बल पर और इन्हीं के ज़ोर बाजू से। तकरीर ख़त्म हुई और फसाद शुरू हो गए। चंद दिनों बाद डॉक्टर मोहनजी ने ऐलान किया कि मिस्टर जिन्नाह मुसलमानों को अलहदा कौम समझते हैं तो इनको अपनी कौम के साथ गैर मुल्कियों के से सलूक के लिए तैयार हो जाना चाहिए
और यहाँ से निकलकर वहाँ चले जाना चाहिए जिसे वो अपना वतन समझते हैं। तकरीर ख़त्म हुई और अक़लियत को सुबह बहार के कितने ही कस्बे और गांव खाली करने पड़े। मुखालफत का दूसरा रुख गोरा फरंगी भी था। एक दिन लॉर्ड एमरी ने कहा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान अब भी हमारा नस्बुल ऐन है। इस पर ज़रब लगाते हुए वायसराय ने कहा कि हिंदुस्तान एक जोग्राफियाई वहदत है। इस पर एक मज़ार नगार ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि खुदा ने सारी दुनिया को एक ही बनाया था, अब अगर इंसानों ने इसमें मुल्क बना लिए तो गोया जोग्राफिया इंसानों ने बनाया। क्यों साहिब, पुराने इंसानों को जोग्राफिया बनाने का क्यों हक हासिल था और हमें वो हक क्यों हासिल नहीं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मंदिर और कलीसा के बाद कुछ मुखालफत 1.5 इंच की मस्जिदों से भी हुई। यहाँ पर कौम परस्त अजान तो देते थे लेकिन जमात और नमाज का कोई इंतज़ाम ना था। एक मुसलमान वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये कहा जाता था कि जितना ईमान उनको गांधी जी पर है, अगर इतना ईमान उनको अल्लाह पर होता तो वो वली अल्लाह होते। और यही बात एक और मुसलमान वज़ीर-ए-आज़म के बारे में अंग्रेज़ों के हवाले से कही जाती। उलमा का एक काफ़िला भी राह से भटक गया। आज़ादी से 4 माह कबल लाहौर में कुल हिंदू मुस्लिम मजलिस ने एंटी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। आज़ादी से 3 माह कबल जमीयत उलमाए हिंद के सदर ने कायद आज़म को लिखा कि तमाम मुसलमान जमातों का एक जलसा होना चाहिए जहां पर यह तय किया जा सके कि मुसलमानों का मुतालबा क्या है। कायद आज़म ने जवाब दिया कि आप मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर लें, मुतालबा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। एक जमात ऐसी भी थी जिसके ख़तीब मिसल कारी खुश अलहान लोग रात भर उनकी बात सुनते और सर दनते। सुबह होती तो रात गई, रात की बात गई। किसी ने शिकायत की कि ये लोग तकरीरें तो हमारी सुनते हैं लेकिन बात मुस्लिम लीग की मानते हैं। तो जवाब मिला कि आप आतश बयान हैं और लोगों को किसी आतश बजां की ज़रूरत है। लॉर्ड वेवल 1945 में इंडिया का नया वायसराय बना। ब्रिटिश ने हिंदुओं, मुसलमानों और तमाम कम्युनिटीज़ को वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में बराबर की नुमाइंदगी देने का ऐलान कर दिया। पहले मुसलमानों के पास 1/3 नुमाइंदगी थी वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में। अब ब्रिटिश ने ऐलान किया कि तमाम कम्युनिटीज़ को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। फड्डा ये पड़ गया कि मुसलमानों को कौन चुनेगा वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल के लिए। कांग्रेस ने मौक़िफ़ दिया कि हम तमाम हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं, इसलिए मुसलमानों को वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल के लिए हम चुनेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, मुसलमानों को वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल के लिए हम चुनेंगे। इस सिलसिले में एक शिमला कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। कांग्रेस की सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की लेकिन बात हल ना हो सकी और ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। लॉर्ड वेवल इंग्लैंड गया और नए प्लान के साथ आया। नया प्लान ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट होगी। 1945 और 1946 की सर्दियों में इलेक्शन होंगे, असम्बलियाँ बनेंगी और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद खुद बनाएंगी। और वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुमाइंदगी दी जाएगी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पॉलिटिकल कैंपेन्स शुरू कर दी। मुस्लिम लीग की मंजिल पाकिस्तान थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में रखी थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तान का पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया और ये नारा लगाया, इफ़ यू आर ए मुस्लिम कम टू मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का मंशूर था कि अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं तो मुस्लिम लीग को वोट करें। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज़ाद इंडिया, यूनाइटेड इंडिया का नारा लगाया और वो मुस्लिम पार्टीज़ जिनका मुस्लिम लीग के साथ इख्तलाफ था, कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया। 1945 के दिसंबर में इंपीरियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने 80% से ज़्यादा नशिस्तें जीत लीं और 92% वोट कांग्रेस को मिले, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी सबको हैरान कर दिया और तमाम मुस्लिम सीटें जो कि 30 थीं जीत लीं। अब मुस्लिम लीग ये बात वाज़िया और वसूख से कर सकती थी कि वही मुसलमानों की हिंदुस्तान में वाहद नुमाइंदा जमात है। सूबाई इलेक्शन फरवरी 1946 में हुए। मुस्लिम लीग ने 95% सीटें जीत लीं। पंजाब में 86 सीटों में से 75 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत लीं। 4 लोगों ने बाद में मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली।
बंगाल में 119 सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत लीं। सिंध में 35 सीटों में से 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत लीं। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। 38 सीटों में से 17 सीटें मुस्लिम लीग ने जीतीं, जबकि फतेहयाब खुदाई खिदमतगार पार्टी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रही। अगरचा मुस्लिम लीग ने ज़्यादातर मुस्लिम सीटें जीत ली थी, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग के पास सीटें अभी भी कम थीं। इसलिए सिंध में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। बंगाल में भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खुदाई खिदमतगार पार्टी ने हुकूमत बनाई। पंजाब में अगरचा मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन यहाँ पर भी एक क्लियर मेजॉरिटी हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग के पास नहीं थी। इसलिए यूनियनिस्ट पार्टी, अकालीज और कांग्रेस ने खिज़र हयात खान टवाना की सरबराही में पंजाब में हुकूमत कायम की। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को नहीं मिला था। कायद-ए-आज़म ने यह मौक़िफ़ दिया कि हमें अलहदा असम्बली दी जाए।